माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी और सबक शुरू हुए। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 की सैलरी के हिसाब से भी 10 सेंट हर घंटे की सैलरी से कम थे। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही बिजी थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहे थे। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के एरिया में उनका इंतजार करें। माइक ने दरवाजा खोलते हुए कहा। जब मैंने उसके पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के अंदर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहां इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत पैरों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वो साफ थी, पर यह साफ दिखता था कि वो पुरानी हो गई थी और उसे बदल देना चाहिए। जब मैं लिविंग रूम में घुसा तो वहां मेरा दम घुटने लगा था। वहां पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और इसमें कोई शक नहीं है कि उस फर्नीचर को म्यूजियम में होना चाहिए था। सोफे पर 2 औरतें बैठी थी जिनकी उम्र मेरी मां से थोड़ी ज्यादा होगी। औरतों के सामने एक आदमी मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज्यादा होगी, शायद 45 साल। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा आदमी उनके वेयर हाउसों को संभालता है और औरतें रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा जो यहां से 50 मील दूर एक सड़क के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है वो तुम्हारे आने के पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वो मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने एक्साइटेड होकर पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहां कुर्सी के पिछले 2 पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है वो कौन सा ऑफर देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्दी इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर उस कमरे में दाखिल हुए जहां हम बैठे हुए थे। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए। आदर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों, तैयार? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक लंबे चौड़े शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और वजन करीब 90 किलो होगा। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी एनर्जी एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने तुरंत सहमति में अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, ये रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम के स्टाइल में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूं, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। ये मेरा ऑफर है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं पहले आपसे एक सवाल कर सकता हूं? मैंने पूछा। नहीं,
इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तुरंत फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए तुरंत फैसला लेने की एबिलिटी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज को धीमा पर कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का ऑप्शन चुनने में ही समझदारी थी। शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और सब्र वाली औरत थीं। वे हमेशा कहा करती थीं कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है जो अब बड़े हो गए थे और दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी, पर वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी और इसलिए वे हमेशा काम करती रहती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डब्बों को शेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें वापस वहीं पर रख देते थे। ये बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूं। उनके पास इस तरह के 9 सुपरमार्केट थे जहां पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। पड़ोस के जनरल स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते हैं। समस्या ये थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाजों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुबार भी आता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसीलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती, क्योंकि उसके बाद दुकान के डिब्बों में धूल नहीं जमती और ना ही हमें उन्हें साफ करने के लिए नौकरी पर रखा जा सकता था। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वो हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में भी 9 साल की उम्र में 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसीलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने को तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट हर घंटे की गुलामी कर रहा था। पर सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूं, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशा से भरा हुआ था। स्कूल भी बोरिंग था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिनका मैं इंतजार कर सकूं। पर 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और चिढ़ते हुए पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने गुस्से में पूछा। क्या वो मेरे बोर हो जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे।
शनिवार को लाइन में लगकर इंतजार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। यहां तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूं, ये मानते थे कि अमीर डैडी चाइल्ड लेबर कानून को तोड़ रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे ये कहा कि मैं सही सैलरी मांगू, हर घंटे के कम से कम 25 सेंट। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ती तो मुझे तुरंत जॉब छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने झल्ला कर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर उसी पुराने दरवाजे से अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतजार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा पर मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों औरतों के बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहीं पर मिली थी। वे मुस्कुराईं और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गईं ताकि मैं भी बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। दोनों औरतें उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थीं। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वो भी चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बातें करे। मैं सुन सकता था कि वो फोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो ये हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट के बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके ऑफिस में आ जाऊं। अमीर डैडी ने अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी सैलरी बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? हाँ, डील के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग आंसुओं से भीगी हुई आवाज में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक बड़े आदमी का सामना करना बहुत ज्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो मुझे आप पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी है और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। आप धोखेबाज हैं, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची हैं, आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और अपने एम्प्लॉयज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी जरा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। अपने हाथों को ठुड्डी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे एनालाइज कर रहे थे। बुरा नहीं है, 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर एम्प्लॉय बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे और इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूं, अमीर डैडी ने धीमी आवाज में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट हर घंटे के लिए। मैं आपकी शिकायत गवर्नमेंट से करूंगा। हमारे देश में भी चाइल्ड लेबर कानून है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। शाबाश, अब तुम उन ज्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग या तो जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया है या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है?
मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा, मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर रहा, मुझसे कभी बात तक नहीं की। क्या सिखाने का मतलब सिर्फ भाषण या बातचीत ही होता है? और क्या? इस तरह से वो तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, पर जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती। और मेरा मानना यह है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बातें नहीं करती, ये एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूं। ये आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है, मैंने अपने आप से पूछा। जिंदगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब कि जिंदगी मुझसे बातें करती है। अब मैं जान चुका था कि मुझे ये काम तुरंत छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बातें कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद रखे जाने की जरूरत थी। अगर तुम जिंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जिंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग 2 चीजें करते हैं, कुछ लोग जिंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं। वो बाकी लोगों से गुस्सा होने लगते हैं, जैसे कि अपने बॉस से, अपने काम से, अपनी पत्नी या पति से। वो ये नहीं जानते कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। जिंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम ये सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी नौजवान बन सकते हो। अगर तुम ये नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम सैलरी या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौकों की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सुलझा दें। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बात सुन रहा हूं। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच बातचीत की धाराएं बहने लगी। आखिर जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें झुका ली। मैं जान गया था कि वे सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था, जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी। मैं फालतू में ही लड़ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी की हर प्रॉब्लम के सामने हार मान जाओगे। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप जिंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहोगे, सही चीजें करते रहोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहोगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बुढ़े की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी जिंदगी सेफ गेम खेलने और सही चीजें करने में गुजार दी। पर सच बात तो यह है कि आपने जिंदगी की प्रॉब्लम्स के सामने घुटने टेक दिए थे। आप रिस्क मोल लेने की कल्पना तक से डरते थे। हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे, पर आपके लिए हार का डर जीतने के एक्साइटमेंट से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और सिर्फ आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने का ऑप्शन चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नजरें हटाई जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो यही कहूंगा कि मैं तुम्हें जिंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अब भी गुस्सा था, पर अब मेरी जानने की इच्छा भी जाग गई थी और अब मैं सीखने के लिए भी तैयार था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसे बनाने की कला सीखने की रिक्वेस्ट की है। मेरे पास 150 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं
पर उनमें से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरी मांगते हैं, सैलरी मांगते हैं, पर पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। तो ज्यादातर लोग इसी तरह अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देंगे और आखिर तक ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली जिंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, पर तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हें जिंदगी के थपेड़ों का स्वाद चखा दिया जाए, ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए थे। तो 10 सेंट हर घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा? यही कि आप घटिया हैं और अपने एम्प्लॉयज का शोषण करते हैं। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपने सोचने का नजरिया बदल लो। मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूं, तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज्यादा समझदार बन सकते हो। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही ना बदलें। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज्यादा आसान यह है कि हम खुद को बदल लें। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। अपनी प्रॉब्लम के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने बेचैन होकर मुझसे कहा। पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट की ही सैलरी दी, तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कुराकर पूछा। यही कि आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो तुम ये सोचते हो कि प्रॉब्लम मैं हूं? वो तो आप हैं ही। खैर, इसी तरीके से सोचते रहो और तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नजरिया यही है कि समस्या मैं हूं, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? अगर आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ाते या मुझे ज्यादा इज्जत नहीं देते, तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक कहा, और ज्यादातर लोग यही करते हैं। वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी जॉब की तलाश करते हैं, जहां उन्हें बेहतर मौके या ज्यादा अच्छी सैलरी मिले। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि नई नौकरी या ज्यादा सैलरी से उनकी प्रॉब्लम सुलझ सकती है, और ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो समस्या किस तरह से सुलझ सकती है? 10 सेंट हर घंटे के हिसाब से सैलरी लेकर मुस्कुराते हुए? अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी के लोग करते हैं। वे ये जानते हुए भी कम सैलरी में काम करते हैं, क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसलिए मन महसूस कर वे नौकरी करते हैं और ये सोचकर सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, और उसमें भी उन्हें सैलरी कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे ये एहसास हो गया था कि यही जिंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर ये समस्या किस तरह सुलझेगी? इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वो बेशकीमती नजरिया दिया जो उन्हें अपने एम्प्लॉयज और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था, और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी जिंदगी भर पैसों की तंगी से जूझने वाले थे। ये एक अद्भुत नजरिया था जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने मुझे बार बार ये नजरिया याद दिलाया, जिसे मैं पहला सबक कहूंगा। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। मेरे गरीब डैडी ने जो एजुकेशन मुझे दी थी, शनिवार की उस खुशनुमा सुबह में मैं उससे बिल्कुल अलग नजरिया सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मैं ये समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे,
फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाए सब्जेक्ट अलग अलग थी। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में स्टेबल जॉब मिल सके। और ये अच्छी तरह देख लो कि इसमें बहुत सारे दूसरे फायदे हों। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि सबक मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सीखना था, न कि किसी क्लासरूम में। मेरे अमीर डैडी ने पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूं कि तुम 10 सेंट हर घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं हुए होते और तुम ऐसा खुशी खुशी करते रहते तो मैं तुमसे साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। ये जान लो कि सच्ची एजुकेशन में एनर्जी, स्ट्रॉन्ग इमोशन और जबरदस्त इच्छा की जरूरत होती है। गुस्सा उस फॉर्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इमोशन में गुस्सा और प्रेम मिला हुआ होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इमोशन उन्हें रास्ता नहीं दिखा पाते। उन्हें रास्ता दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम सैलरी पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूं, क्योंकि मैं उन्हें उतनी सैलरी नहीं देता जितनी उन्हें प्लांटेशन या गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं। डरते वे हैं, मैं नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज्यादा सैलरी देनी चाहिए? मुझे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है, और इसके अलावा ज्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिल नहीं चुका पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट हर घंटे की सैलरी दी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया एजुकेशन इसलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी सैलरी वाला जॉब मिल सके, जो उन्हें मिल गई। पर आज भी उनके पास पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं, और आप नहीं करते। नहीं, सच पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। पर अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो ये मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, पर तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई ये नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी बेसिक भावना डर हो। मैं समझ नहीं पाया, मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा। उसकी चिंता फिलहाल मत करो। अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज्यादातर लोग अपनी जॉब कर रहे हैं। अपने बिल ना चुका पाने का डर, जॉब से निकाल दिए जाने का डर, खुद के पास काफी पैसा न होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर। ये किसी बिजनेस को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नजर में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल। शनिवार की उस खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उस समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू कर ही रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट हर घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया था। मुझे लगा था कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत निकालकर कहा। मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे भी सिखाया है। 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। अपने पिछले महीने को 50 सालों से मल्टीप्लाई कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा
कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी किस तरह गुजर नहीं पाया। जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार सैलरी बढ़वाने के लिए। भयानक, मैंने कहा। और तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेस मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम के लिए 3 सिक्के थमाए थे? मुझे लगा था ये काफी नहीं है। मुझे लग रहा था कि कुछ भी नहीं है। मैं निराश हुआ था। और यही ज्यादातर एम्प्लॉइज को लगता है जब वे अपनी सैलरी के चेक को देखते हैं, खासकर तब जब उससे टैक्स और बाकी कटौतियां कर ली जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो पूरी सैलरी मिलती थी, उन्हें तो पूरी सैलरी भी नहीं मिलती। आपका मतलब है कि ज्यादातर एम्प्लॉइज को पूरी सैलरी नहीं मिलती है? मैं हैरान था। नहीं, गवर्नमेंट हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। गवर्नमेंट ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, और जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। लोग गवर्नमेंट को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा। पर गरीब और मिडिल क्लास लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूं कि मैं तुम्हारे डैडी से ज्यादा कमाता हूं, पर वे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं। ये कैसे संभव है? मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े को नहीं समझ पा रहा था। कोई आदमी गवर्नमेंट को ऐसा करने की इजाजत कैसे दे सकता है? अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनूं, न कि उनसे फालतू के सवाल करूं। आखिर मैं शांत हो गया। जो मैंने सुना था वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते थे, पर दरअसल इस बारे में वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। क्या जिंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? अमीर डैडी मेरी तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी में धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। सीखने के लिए तैयार? उन्होंने पूछा। मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, ये जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरी पैसों से जुड़ी हुई पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूं, उससे भी ज्यादा जानने की मेरी इच्छा बढ़ती चली जाती है। ज्यादातर लोग इस सब्जेक्ट को कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्याएं क्यों हैं। फिर वे सोचते हैं कि ज्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या पैसों से जुड़ी एजुकेशन या नॉलेज की है। तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनमें पैसों की समझ नहीं है? मैंने बेचैन होकर पूछा। देखो, पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, टैक्स तो उस एजुकेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। आज तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की गहरी इच्छा बची है या नहीं। ज्यादातर लोगों में सीखने की गहरी इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मजे करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है, और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है, और उन्हें यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या कभी नहीं आती। तो तुम में अब भी सीखने की, जानने की इच्छा है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने हामी में सिर हिलाया। अच्छा, अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल सैलरी नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। तुमने सही सुना है, सैलरी बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, पर इस बार तुम्हें 10 सेंट हर घंटे के हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी। तुम्ही ने तो कहा
कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने हुए शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली है, वो पहले से ही काम कर रहा है, मुफ्त में डिब्बों की सफाई कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जुट जाओ। ये ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको कुछ न कुछ सैलरी तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं दो औरतों और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि मैं उन्हें नौकरी से न निकाल दूं। या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं पर गले तक कर्ज में डूबे रहते हैं। शायद उन्हें यह उम्मीद रहती है कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट के अपने पुराने वादे पर लौटने के लिए तैयार हूं। या तुम वो कर सकते हो जो ज्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो कि सैलरी बहुत कम है और तुम ये नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी। इसका इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्द ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहां यह सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया ऑप्शन दिया जा रहा है। मैं यहां अपनी सैलरी बढ़वाने आया था और अब मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सिर पर रखा और कहा कि इसका इस्तेमाल करो। अब यहां से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। तो सबक एक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूं। उन्हें यह समझ में नहीं आता। मैं उन्हें इसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे, मुफ्त में। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुजरने के साथ साथ ये ज्यादा आसान होता जा रहा था। मुझे अफसोस था तो बस अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का। अब मैं उनका मजा नहीं ले सकता था। तीसरे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज सुनी। वे स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेस मार्टिन को गले लगाकर हेलो कहा। स्टोर में क्या चल रहा है ये जानने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए। उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी और माइक की तरफ इशारा करके कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चकमा दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे जहां कुछ बड़े लोग सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर को नामे एक साथ हिलाया। और अब जो हम सबक सीखने वाले थे वो ये था, जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। अच्छा ये होगा कि तुम बचपन से ही ये सोचना शुरू कर दो। तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज्यादा आजादी और सुरक्षा भरी जिंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम ये सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेस मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज्यादातर लोगों की तरह ही बन जाओगे। वे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पर उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसे रहते हैं। हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियों और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की जिंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 25 सेंट हर घंटा कर सकता हूं। पर ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती भी हैं, फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए मेरी मां जैसी हैं। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। ये कठोर लगता जरूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने सिचुएशन साफ करना चाहता हूं, और वो भी आसान शब्दों में।
मैं तुम्हारे नजरिए को बड़ा करना चाहता हूं, ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज्यादातर लोगों को आगे देखने का फायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं वे उसे देख ही नहीं पाते। माइक और मैं वहां पर सोचते हुए बैठे रहे, क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ सके थे। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी, पर हम ये भी जानते थे कि वे हमें कुछ सिखाने की काफी कोशिश कर रहे थे। मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट हर घंटे का ऑफर अच्छा नहीं लगा? क्या इससे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर ना में हिलाया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था। 1 घंटे काम के बदले 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूंगा, अमीर डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि इनकी बात मान लो, मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैं चुप रहा। अच्छा, $2 हर घंटे के? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से 9 साल के पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। 1956 में $2 हर घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतना सारा पैसा कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हां कहना चाहता था, मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिख रही थी, नए बेसबॉल के ग्लव्स दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारीफ भी मुझे साफ दिख रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिम्मी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कह सकते थे। पर किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्यूज उड़ गया हो, पर मन ही मन में $2 हर घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी। आइसक्रीम की डंडी खाली थी और इसके नीचे वेनिला और चॉकलेट के टुकड़े थे जिसके मजे चींटियां ले रही थी। अमीर डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर और खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वे हमारा टेस्ट ले रहे हैं और वे ये भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफर को मानने के लिए बेताब हो रहा होगा। वो जानते थे कि हर इंसान की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वो ये भी जानते थे कि हर इंसान की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और पक्के इरादों वाला होता है जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। अच्छा, $5 हर घंटे? अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया था। ऑफर बहुत ही बड़ा था और मूर्खता से भरा लग रहा था। 1956 में गिने चुने लोगों को $5 हर घंटे से ज्यादा मिलता होगा। लालच खत्म हो गया था और इसकी जगह शांति ने ले ली थी। धीमे से मैं अपनी बाईं तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था वो खामोश हो चुका था। मेरा वो हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वो आगे आ चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर हुई इस जंग में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच चुका होगा। अच्छा, ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में 2 भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हमें सैलरी मिलती है तो हमें लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती हैं। इस तरह हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। किस तरह का पैटर्न? मैंने पूछा। सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं 2 भावनाओं से चलती है।
उन्हें अगर ज्यादा पैसा दे भी दें तो वे इस पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ यानी कि रैट रेस कहता हूं। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माइक ने पूछा। हां, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, पर इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वो रास्ता क्या है? माइक ने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लोगे। मैं यही उम्मीद करता हूं। इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है। पर इस बारे में कोई हिंट तो दीजिए, माइक ने कहा। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब जब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पहला कदम तो यह है कि तुम लोग सच बोलो, अमीर डैडी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूं कि सच्ची बात कह देनी चाहिए, अमीर डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में? मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है। तुम्हें ये किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, ये सब लोग ऐसा नहीं करते। मुझे ऐसा ही लगता है। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय, ये लोग सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं। इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं जाग जाती हैं। और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लगते हैं। तो वे दिल से यानी अपनी भावनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल ठीक। वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है कि वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से उनका डर दूर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, पर ऐसा नहीं होता। डर के कारण ही वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा। पर हर रोज जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी में गुजरती है। इसलिए वो उठते हैं, काम पर जाते हैं और यह आशा करते हैं कि सैलरी के चेक से उनके दिल को कुतरने वाले इस डर को वे मौत के घाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा है, पर वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी। ये कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थीं, पर हम उनका मतलब पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। मुझे अक्सर ये हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मजा नहीं आता था और वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर क्या वजह थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए मोटिवेट करती थी? जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी? मैंने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं। मुझे दूसरी भावना, इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, पर मैं इसे इच्छा कहना ज्यादा पसंद करता हूं। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुखद या रोमांचक चीज की इच्छा रखें। लोग इच्छा होने की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है।
पर पैसा जो खुशी देता है वो अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज्यादा खुशी, ज्यादा आनंद, ज्यादा आराम या ज्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। इसीलिए वे काम करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा। पर पैसा ये काम नहीं कर सकता। अमीर होने के बाद भी नहीं? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे न होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। इसीलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और भी बढ़ गया है। उन्हें अब इसके खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, पर वे आज उससे भी ज्यादा चिंतित और परेशान हैं जितने वे अपने गरीबी के दिनों में थे। उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे वे अमीर होने के बाद और भी बढ़ गए हैं। दरअसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा अब और तेजी से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और उस ऐशो आराम की जिंदगी को नहीं खोना चाहते जो पैसे से खरीदी गई है। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है। तो क्या गरीब आदमी ज्यादा सुखी होता है? मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उसी समय कस्बे का एक पागल आदमी हमारी मेज के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझाकर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे नजरअंदाज कर दिया होता। अमीर डैडी ने अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े को अपने पास आने का इशारा किया। पैसा देखते ही वो तुरंत चला आया। उसने पैसे लिए और अमीर डैडी को ढेर सारी दुआएं दी, पर अपनी अच्छी किस्मत पर खुश होकर वो जल्दी से चला गया। इसमें और मेरे ज्यादातर एम्प्लॉइज में बहुत फर्क नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो कहते हैं, अरे मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। ये तो सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो वे नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह की सोच पागलपन की सोच है। उस कंजूसी भरी सोच से भी ज्यादा पागलपन की जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहां अपने अमीर डैडी की बात सुन रहा था तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार ये कह चुके थे कि मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है। वे ऐसा अक्सर कहा करते थे। वे खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा ये भी कहा करते थे कि मैं इसलिए काम करता हूं क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए? यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से न निकल जाएं। नहीं, उसमें तो बहुत सा समय बर्बाद हो जाएगा। भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं। इन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है चलायमान ऊर्जा, यानी कि मूविंग एनर्जी। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो। अपने दिमाग और अपनी भावनाओं का इस्तेमाल अपने सपोर्ट में करो, न कि अपने विरोध में, यानी कि न कि अपने अगेंस्ट। आहा, माइक ने कहा। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो इस बारे में चिंता मत करो। आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अपनी भावनाओं पर रिएक्ट करने के बजाय उन्हें एनालाइज करने की कोशिश करो। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाएं तो आपकी रहेंगी ही, पर आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। क्या आप मुझे इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? मैंने पूछा। क्यों नहीं? जब कोई आदमी ये कहता है कि मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही हैं।
इस विचार का असली कारण है पैसा न होने का डर। पर अपनी जिंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है, मैंने कहा। बिल्कुल पड़ती है, अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनके डर के कारण उनके मन में ये विचार आता है। मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा। अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तुरंत नौकरी के लिए दौड़ मत लगाइए, ताकि कुछ रुपयों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय खुद से ये सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है? मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं में होता है, खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं। नौकरी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। पर मेरे डैडी हमेशा कहा करते हैं, स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया, हाँ मैं समझ सकता हूं कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, ज्यादातर लोग ऐसी ही सलाह देते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए यह एक अच्छा विचार होता है, पर लोगों की सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। आपका मतलब यह है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, वे घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं, और मैं सोचता हूं कि उनका डर सही भी है। एजुकेशन और जॉब इंपॉर्टेंट है, पर इससे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर जो उन्हें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए पुश करता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने पूछा। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें पैसों की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, और ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। अब उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थीं। वे हमारे विचारों को ज्यादा बड़ा बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो मिसेस मार्टिन नहीं देख सकती थी, उनके एम्प्लॉय नहीं देख सकते थे, या मेरे डैडी तक नहीं देख सकते थे, वो देखने की काबिलियत हम में आ जाए। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए थे वो उस समय कठोर जरूर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा नजरिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था। अब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज्यादातर लोगों के सामने बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सभी लोग एम्प्लॉय हैं, हम सिर्फ अलग अलग लेवल पर काम करते हैं, अमीर डैडी ने कहा। मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो। डर और लालच, इन दो फंदों से बनने वाले जाल से। इनका इस्तेमाल अपने सपोर्ट में करो, अपने अगेंस्ट नहीं। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूं। मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए। उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी सैलरी पाने वाले गुलाम ही रहोगे। तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं? मैंने पूछा। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और नॉलेज की कमी होता है, न कि इकोनॉमी या गवर्नमेंट या अमीर लोग। ये खुद का ओढ़ा हुआ डर या ज्ञान होता है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखता है। इसीलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थीं और एक बढ़िया करियर भी था, पर स्कूल ने उन्हें कभी यह नहीं सिखाया कि पैसे या अपने डर को किस तरह काबू में रखा जाता है। अब मैं समझ चुका था कि मैं अपने दोनों डैडियों से अलग अलग लेवल पर अहम बातें सीख सकता हूं। तो आप पैसा न होने के डर के बारे में बात कर रहे थे। पैसे की इच्छा किस तरह हमारी सोच पर असर डालती है? माइक ने पूछा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाने का लालच दिया था? क्या तुमने देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थीं? हमने अपने सिर हिलाकर हामी भरी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी, और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया।
इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। पर सबसे जरूरी है, हम में हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेंगी। इसी पल से तुम लोगों के लिए ये सबसे